हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 7 टू 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन, कोई पैकेज लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है भाई, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और हम साथ मिलकर के डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को। मतलब हम एक सॉल्यूशन वीडियो लेकर के आए आपके लिए, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारा समतल में गति, इसके जितने भी क्वेश्चंस गिवन है हमारे बुक के पीछे, उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। इस सिलसिले में इसके दो पार्ट के माध्यम से आपको फर्स्ट 25 क्वेश्चंस सॉल्व करा चुका हूं मैं, एंड आप सीख भी चुके हैं उसे। अब बात ये क्या भाई, तो एडिशनल एक्सरसाइज की बारी है। एडिशनल एक्सरसाइज मतलब अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न, जो कि प्रश्न संख्या 26 से लेकर के 32 तक का गिवन है, उसकी बात। तो इस थर्ड सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं उसी एडिशनल एक्सरसाइज क्वेश्चंस की। समझेंगे, सीखेंगे इसको भी। इसमें मोस्टली थ्योरेटिकल है, आखिरी के 2 या 3 क्वेश्चंस ही हैं जहां पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे होंगे। अदरवाइज ये पूरी अंडरस्टैंडिंग बेसिस है। एंड अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मतलब आप जेईई एस्पिरेंट हो, या फिर आप नीट एस्पिरेंट हो, या फिर आप अपने स्कूल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो भैया ये जो होता है हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन वाला सेगमेंट, यहां पर हम ऐसा देखते हैं कि एनसीईआरटी हमारे लिए हर एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस लेकर के आती है, एंड वो कोशिश करते हैं कि भाई आपके लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो डाउट वाले पॉइंट्स हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस अराइज किए जाएं, और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस अराइज किए जाए, जिससे कि आपके वो डाउट्स क्लियर हो जाए। तो एडिशनल एक्सरसाइज करने का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम इसलिए कर रहे हैं इसको, ताकि हमें वो बचे हुए जितने भी पॉइंट्स हैं, क्रैक्स हैं, वो हील हो जाए। ठीक है, किस तरीके से होगा भाई? तो आइए देखिए, क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन किस पैटर्न के है, क्या कहना चाहता है, और क्यों मैं ऐसा आपसे कह रहा हूं कि ये सेशन कंप्लीट करने के बाद पूरे दावे के साथ आपके सारे जितने भी तरीके के आपके डाउट्स, प्रॉब्लम्स आती हैं, वो खत्म हो जाती है। मतलब कॉन्सेप्ट एक्चुअली जैसा आपने, ठीक है, सेम चीज को पढ़ के समझना अलग अलग हो सकता है, तो जो मैंने समझा है क्या वो सही ही है, ये रेक्टिफिकेशन मिलता है मुझे एनसीईआरटी सॉल्यूशन से। तो भाई इतना इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, तो भैया शुरू कर लेते हैं ना इसको। क्वेश्चन नंबर 26 पर हूं मैं। फर्स्ट 25 आपको जैसा कि मैंने कहा कि अपन ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट से जाकर के उसको देख सकते हैं। हमें यहां पे क्वेश्चन नंबर 26 पे, जहां पे कह रहे हैं किसी सदिश में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। बात सही है भाई, बिल्कुल ठीक। क्या दिक् स्थान में इसकी कोई स्थिति होती है? ठीक है। क्या यह समय के साथ परिवर्तित हो सकता है? क्या दिक् स्थान में भिन्न भिन्न स्थानों पर दो बराबर सदिशों ए व बी का समान भौतिक प्रभाव पड़ेगा? अपने उत्तर के समर्थन में उदाहरण दी। देखिए, बहुत सारी बातें इसमें कहा है और एक दूसरे से कोरिलेट करते हुए, इसीलिए मैंने कहा था ना, ये सब डाउट्स होते हैं कि क्या भैया ऐसा हो सकता है क्या कि किसी सदिश में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं? हां भैया होते हैं। क्या दिक् स्थान में इसकी कोई स्थिति होती है? तो देखिए, दिक् स्थान में इसकी कोई स्थिति जरूरी नहीं है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे अगला ही पार्ट उठा करके दिया, क्या समय के साथ परिवर्तित हो सकता है क्या? तो भैया अगर मैं एक सिंपल सी बात करूं, समय के साथ परिवर्तित होने की अगर मैं बात करता हूं, तो समय के साथ में जब आप डिस्कस करेंगे इसको, तो समय के साथ में आप ऐसा समझ सकते हैं इसको कि भैया जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूं वेग की, वेलोसिटी की, तो दो अलग अलग पोजीशंस पे, दो अलग अलग पोजीशन पे समय के साथ में ये मुझे देखने को मिल सकता है। हां, हो सकता है, ठीक। लेकिन आगे अगर कह रहे हैं कि क्या दिक् स्थान में भिन्न भिन्न स्थानों पर दो बराबर सदिश ए और बी का भौतिक प्रभाव सेम पड़ेगा, तो मैं कहता हूं हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हो कब सकता है? जैसे मैंने वेग की कंडीशन बताई, यहां हो सकता है। नहीं कब हो सकता है? तो नहीं तब हो सकता है जब, कब नहीं हो सकता? जब हम ऐसी बात कर लें कि भैया अगर बल आघूर्ण की मैं बात करता हूं, चलिए एक एग्जांपल भी आपको देता हूं ताकि और आपको इजीली समझ में आए। जैसे मैं आपसे बात करना चाहूंगा बल आघूर्ण की। बल आघूर्ण क्या होता है भाई? तो आपको पता है ये होता है बल इंटू लंबवत दूरी। अब एक बात समझिए, एक ऐसा डोर है ना, एक इस तरीके से क्या है भैया, एक ऐसा दरवाजा है,
मैं इसके ऊपर क्या कर रहा हूं, बल लगा रहा हूं, तो इसके ऊपर लगाया गया बल इनटू लंबवत दूरी। अब देखिए बल जिस एफ अमाउंट का लगा रहा हूं, एक और दरवाजा है ये, इस पर भी बल जो लगा रहा हूं मैं वह एफ अमाउंट का ही लगा रहा हूं। लेकिन दोनों ही केसेस में आप देखिए इसकी लंबवत दूरी ये रही, यहां पर लंबवत दूरी की बात करूं तो ये रही। मतलब दोनों केसेस में बात करूंगा तो बल आघूर्ण कैसा होगा, अलग अलग हो जाएगा। नो डाउट दो वेक्टर्स जैसे कह रहे थे ए और बी समान, तो भैया ए और बी समान है, मेरा एफ और एफ ये दोनों बिल्कुल बराबर फोर्स लग रहा है, लेकिन क्या इसका प्रभाव बराबर पड़ रहा है? तो आप कहोगे नहीं भाई इसमें लंबवत दूरी ज्यादा है, तो यहां पे बल आघूर्ण, ये सेकंड के केस में बल आघूर्ण ज्यादा हो जाएगा, और ये फर्स्ट के केस में जो है ये बल आघूर्ण कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या प्रभाव बराबर है? नहीं, बराबर प्रभाव नहीं है। समर्थन में उत्तर दीजिए, दे दिया भैया एक उत्तर। ठीक, चलिए इसी तरीके से मैं बढ़ता हूं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 27 पे। यहां पे क्या कह रहे हैं ये देखिए, किसी सदिश में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। ठीक है, सदिश राशि है तो परिमाण भी होगी और दिशा भी होगा। इसका यह अर्थ है कि कोई भी राशि जिसका परिमाण व दिशा हो वह अवश्य ही सदिश होगी। देखिए मैंने बोला था ना कि क्वेश्चंस जो होते हैं है ना, आपको मदद करते हैं आपके डाउट सही करने में। ये ऐसा सोच सकते हैं ना, आपके दिमाग में ऐसी बात आती होगी है ना, और आप नहीं पूछ पाते होंगे, तो भैया मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप कमेंट कीजिए, हम ऐसे आंसर देने के लिए रेडी बैठे हैं। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन ये आया कि भाई सदिश राशि मतलब परिमाण और दिशा दोनों होंगे, तो क्या मैं ऐसा कहूं कि अगर मेरे पास परिमाण और दिशा दोनों है तो वो सदिश राशि ही होगी? तो मैं कहूंगा भैया जरूरी नहीं है। आगे देखिए, वह अवश्य ही सदिश राशि होगी। आगे, किसी वस्तु के घूर्णन की व्याख्या घूर्णन अक्ष की दिशा और अक्ष के परितः घूर्णन कोण द्वारा की जा सकती है। इसका यह अर्थ है कि कोई भी घूर्णन एक सदिश है। एक उदाहरण भी दे दिया उन्होंने कि भैया आप घूर्णन के बेसिस पे हमको बता दीजिए, तो मैं चलिए घूर्णन के बेसिस पे बताता हूं। देखिए यहां पे मैं बात करता हूं आघूर्ण की, ठीक है, बल आघूर्ण की जैसे हमने बात करी थी, जो टाउ लिखते हैं, बल आघूर्ण को टाउ से लिखते हैं भैया, फोर्स इनटू जो भी डिस्प्लेसमेंट होता है उससे निर्देशित होती है। यह है मेरा बल आघूर्ण। यहां पे बल एक सदिश राशि है, विस्थापन भी एक सदिश राशि है। बल गुणे विस्थापन, ये दोनों सदिश राशि है, लेकिन मुझे पता है ये कैसा दिख रहा है भैया, ठीक है, ये टाउ है, ठीक है, तो ये भी एक तरीके से क्या हो जाएगा, तो एफ एस साइन थीटा होता है, ठीक है ना, तो मतलब ये भी एक तरीके से क्या हो गया, सदिश राशि। लेकिन मैं ऐसा कहता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ छोटे बल आघूर्ण के लिए, ये किसके लिए वैलिड है, जब कोई छोटा बल आघूर्ण होगा तब, छोटे बल आघूर्ण के लिए वैलिड है। कौन सा, वेक्टर। किंतु अगर यहां पर जैसे देखेंगे तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है, अगर यहां पर मैं अगर वेग की डायरेक्शन देखूंगा तो ये यहां चल रहा है, यहां पे अगर मैं देखूंगा तो इधर चल रहा है, यहां पर मैं देखूंगा तो इधर चल रहा है, यहां पर मैं देखूंगा तो इधर चल रहा है। अब अगर मैं कह दूं कि इन सभी की वेलोसिटी जो है वो सेम है, लेकिन अलग अलग बिंदुओं पर आपको क्या दिख रहा है, इसकी दिशा बदल रही है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि अगर इसके पास दिशा और परिमाण दोनों है तो यह सदिश हो जाएगा। दिशा और परिमाण दोनों है तो यह सदिश हो जाएगा, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। ठीक, चलिए, क्योंकि क्या होता है भाई कि जैसे ही सदिश है मतलब दिशा और उसके पास मैग्नीट्यूड है, लेकिन मेरे पास एक मैग्नीट्यूड है और मेरे पास एक दिशा है, तो उसको मैं ऐसा नहीं कह दूंगा कि भैया ये सदिश हो गया। जैसे मैं ऐसा कहता हूं कि भाई कोई दूरी में मेजर कर रहा हूं, जैसे मैं ईस्ट की तरफ चला, फिर वेस्ट की तरफ चल गया, फिर नॉर्थ, फिर साउथ, ऐसा, और सबको कंबाइनली मैं कुछ कहना चाहूं तो भैया वो सब दूरी है, अलग अलग दिशाओं में आपने तय की है। तो दिशा तो थी आपके पास, क्या उसको विस्थापन कह देंगे? नहीं, विस्थापन कहने के लिए आपको एक सिंगल डायरेक्शन की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ता हूं मैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 28 पे, और यहां पर कह रहे हैं कि आप निम्नलिखित में से कोई सदिश संबद्ध कर सकते हैं। पहला जैसे कह रहे हैं किसी लूप में मोड़ी गई तार की लंबाई, क्या यहां कोई सदिश होगा? एक तार की लंबाई को मोड़ दिया, अभी जो अभी बात कर रहे थे हम घूर्णी गति, उसी तरीके से इसको समझ सकते हैं।
एक तार लिया आपने ऐसा, और इस तार को आप मोड़ करके ऐसा गोल बना दिया, तो क्या इसमें कोई सदिश संबंध है? तो भैया नहीं, इसमें कोई वेक्टर नहीं है, कोई सदिश संबंध नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आप इसमें कोई दिशा नहीं निर्देशित कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे कह रहे हैं किसी समतल क्षेत्र, समतल क्षेत्र की बात करेंगे तो हाँ भाई इसमें सदिश है। कैसे सदिश होता है? तो इसमें अभी जैसे कि हमने पढ़ा था कि अगर मान लीजिए आपके पास में ये दो वेक्टर्स अवेलेबल है, इनको ज्वाइन कर दीजिए, तो इनका जो परिणामी सदिश होगा वो हमेशा ही इस समतल के कैसा होगा? लंबवत होगा। ठीक है ना? जैसे स्क्रू रूल ही अपन ने पढ़ा था। स्क्रू रूल में हमने क्या समझा था भाई? अगर ये मान लीजिए अंगूठा मेरे स्क्रू की डायरेक्शन में है, तो इसका जो घुमाव है, ये पूरा जो क्षेत्रफल कवर होगा, ये मेरा वेक्टर है, तो रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा तीसरी डायरेक्शन में होगा, वो रही है तीसरी डायरेक्शन। मतलब ये कहना चाहता हूं कि ये अगर आपके पास में एक क्षेत्रफल है, तो इसके लंबवत अगर कोई वेक्टर बना रहे हैं, तो ये लंबवत वेक्टर क्या है? ये डायरेक्शन को इंट्रोड्यूस कर रहा है, इसके परिमाण के डायरेक्शन को इंट्रोड्यूस कर रहा है। तभी तो कहते हैं कि अगर आपने एक्स और वाई एक्सिस को सॉल्व किया तो इसका रिजल्टेंट हमेशा कौन होने वाला है? जेड। अगर आप बात करते हैं इसमें जेड, और देखिए अगर आप जेड और ये जेड और एक्स प्लेन में है, तो ये जो वाई एक्सिस जो बनी है क्या है? इसके लंबवत बनी है। ठीक है। उसी प्रकार अगर आप कहते हैं कि भैया ये दोनों प्लेन है, ठीक है, ये कौन सी प्लेन होगी? ये जेड वाई प्लेन होगी, तो ये देखिए एक्स एक्सिस इसके लंबवत बनी है। कुल मिला जुला करके मुझे एक बात समझ में आती है कि भाई अगर यहां पे कहा जा रहा है कि क्या क्षेत्रफल कोई दिशा से संबद्ध कर सकते हैं इसको, तो हां भैया कर सकते हैं समतल को दिशा संबद्ध। आगे कह रहे हैं किसी गोले के साथ में कोई वेक्टर संबद्ध कर सकते हैं क्या? तो नहीं भैया, गोले के साथ में भी कोई वेक्टर संबद्ध नहीं कर सकता। जो पहले वाले में दिक्कत आई थी वही यहां पर भी दिक्कत है। क्या हो रहा है? यहां पर दिशा हमेशा बदलती चली जा रही है, गोला है, वृत्त नहीं है, पूरा क्या है? गोला। तो कोई दिशा संबद्ध नहीं है यहां पे, तो ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि गोले में जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? आयतन। क्या निकलेगा? आयतन। और आयतन स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर नहीं है। क्षेत्रफल आपका वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना? ये चीज हमने चैप्टर के अंदर में बहुत डिस्क्रिप्टिवली देखा हुआ है। ठीक है। ये सॉल्यूशन से अल्टीमेट से मतलब है कि आप हमारे जो चैप्टर्स हैं उसको आप कवर अप कर चुके होंगे। फिर भी आपको यहां पे बातें समझ में आएगी, मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं आपके लिए, ताकि ये कोई ऐसा ना हो कि भाई अगर हमने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो क्या फिर हम यहां से पढ़ सकते हैं? तो हाँ भाई बिल्कुल पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आएगा। बट बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए और पुख्ता करना चाहते हैं तो भैया वो लेक्चर्स, वो वीडियोस जरूर फॉलो करें, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे नहीं तब तक अप्लाई कैसे करेंगे? मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि ये जो प्लेटफॉर्म है जहां पे हम ये काम कर रहे हैं अभी, ये मतलब अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न वाला, ये सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए। तो भैया कॉन्सेप्ट आएगा तो चेक करेंगे ना, कॉन्सेप्ट आने के लिए कॉन्सेप्ट वीडियोस पे जाइए। ठीक है, चलिए आते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 29। यहां पे कह रहे हैं कि कोई गोली जो है क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर दागी गई। ठीक है। वह धरातल से 3 किलोमीटर दूर गिरती है। इसके प्रक्षेप्य कोण का संयोजन क्या करके क्या 5 किलोमीटर दूर स्थित किसी लक्ष्य को भेजा जा सकता है? गोली की नालमुख चाल के नियत वायु के प्रतिरोध न गढ़े। मतलब यह कहना चाह रहा है कि गोली जो है 30 डिग्री पर दागी गई। ठीक है, ऐसा कुछ बना ले। एक तो वाला भी क्वेश्चन आने वाला है, अभी मैं यहीं पे बना के लेता हूं। ऐसा भैया एक ये तोप है, ठीक है ना, दोनों तरफ से आपको पहिए दिख रहे होंगे। अब ये तोप से क्या किया, तो बोल रहे हैं भैया 30 डिग्री पे इसको प्रोजेक्ट किया। ये तोप को कितने डिग्री पे? 30 डिग्री पे। और यहां से गोली दाग दिया। तो गोली जब दागेंगे यहां से तो क्या होगा? गोली ऐसा निकलेगा और आकर के यहां गिर गया। तो ये जो है ये गोली हमारे धरातल पर 3 किलोमीटर दूर आके गिरा है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये कितनी है? 3 किलोमीटर। अब कह रहे हैं 5 किलोमीटर दूर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो क्या उसको आप भेज सकते हैं? तो देखिए भाई, इसको निकालने के लिए एक बेहतर तरीका है, 30 किलोमीटर पर इसकी रेंज देख लेते हैं। ठीक है, क्या होगा रेंज? तो देखिए मुझे पता है हॉरिजॉन्टल रेंज, इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा
क्षैतिज परास के लिए, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम, हॉरिजॉन्टल और रेंज, आर से डिनोट करते हैं भाई। क्या होता है ये, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। यहां पर कुछ वैल्यूज गिवन है, गिवन डेटा लिख लूं मैं, तो देखिए गिवन डेटा क्या क्या है, तो भैया आर आपको गिवन है 3 किलोमीटर, कितना गिवन है, 3 किलोमीटर। और इसी प्रकार से आपके पास में ये किलोमीटर किलोमीटर में गिवन है, और इसी प्रकार से आपके पास में जो गिवन है क्या भाई, तो आपके पास में थीटा गिवन है, और थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो थीटा की वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, हम इसको मीटर में रख लेते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा बेहतर रहेगा। अब चलिए, ये दोनों अगर आपके पास में गिवन है, जी की वैल्यू हमें घर से पता होता है कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या बचा भैया, तो अब बचा मुझे निकालना है कि u कितना है ना। u अगर निकल जाएगा तो पता लग जाएगा कि ये जो है इसकी प्रारंभिक वेग जो है वो कितनी है। अगर प्रारंभिक वेग पता चल गया तो हम बता सकते हैं कि ये उसको भेद पाएगी या नहीं भेद पाएगी। तो देखिए, रख दीजिए सब कुछ, 3000 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यानी साइन 30 डिग्री इंटू 2, यानी साइन 60 डिग्री लिख लो सीधे। 2 थीटा है ना, 30 गुणे 2 अपॉन में जी। अब क्या करना है भाई, तो मुझे इसमें से कैलकुलेट करना है यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू। क्यों कैलकुलेट करना, आइए जरा इसकी बात करते हैं। देखिए यहां पे कह रहे थे ना कि कितना अधिकतम दूरी तय कर सकते हो, वो 5 किलोमीटर ये जा सकता है कि नहीं, क्यों, क्योंकि एडजस्ट करना है। तो मुझे पता है अधिकतम क्षैतिज परास के लिए क्या काम करते हैं भाई, अधिकतम क्षैतिज परास के लिए कुछ कंडीशन है, क्या है, तो अधिकतम क्षैतिज परास के लिए ये जो साइन थीटा की वैल्यू है ये मैक्सिमम 1 होती है, यानी साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 1। अब कैसे होगी भाई, तो मुझे पता है साइन 45, अगर साइन 90 डिग्री की बोलूं तो ये होता है 1। अब 90 डिग्री को कैसे लिख सकते हो, तो मैं लिख सकता हूं ना साइन 2 इंटू 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। अर्थात ये 45 डिग्री पर अगर मैंने इसको क्या करना है, 45 डिग्री पे, ये कह रहे ना कोण का समायोजन करके, तो मैंने कहा अधिकतम क्षैतिज परास के लिए कोण 45 डिग्री का होगा। अतः रेंज इक्वल्स टू, यही फॉर्मूला अगर रेंज के लिखते हैं तो क्या लिखिएगा आप, तो आप लिखिएगा यू स्क्वायर साइन 90 डिग्री अपॉन में जी। अर्थात ये रेंज जो है ये यू स्क्वायर अपॉन जी के बराबर होता है। मैक्सिमम क्षैतिज परास चाहिए तो यू स्क्वायर अपॉन जी के बराबर होगा। तो ये कह रहे हैं कि भैया यू स्क्वायर अपॉन जी का जो मान है ये 5 किलोमीटर अगर आता है, यू स्क्वायर अपॉन जी का मान अगर 5 किलोमीटर आता है, कब, जब मैं निकालता हूं 90 डिग्री पर, तब मैं कहूंगा कि हां भैया ये इसको भेदेगा। तो आइए जरा यू स्क्वायर अपॉन जी का मान निकाल के देखिए कितना होगा। यहां से यू स्क्वायर अपॉन जी को निकालिए, बाकी सबको छोड़ दीजिए। तो ये 3000 इज इक्वल्स टू साइन 60 मतलब कितना होगा भाई, तो आप कहेंगे ये कॉस 30 के बराबर, यानी √3/2। इसको इधर भेजिए, यानी 3 इंटू 3000 इंटू ये 2 ऊपर आ गया, नीचे आया √3। √3 का मतलब होता है 1.732। ये आ गया यू स्क्वायर अपॉन जी का मान। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा तकरीबन 3464 इसके आसपास। ठीक है, ये किस में है, ये है मीटर में। मैं इसको किलोमीटर में चेंज कर लेता हूं, तो यू स्क्वायर अपॉन जी का जो मान आ गया वो आ गया 3.4 किलोमीटर। अब बताइए मुझे, जो यू स्क्वायर अपॉन जी मतलब अधिकतम क्षैतिज परास जो मुझे मिल रहा है इस ऑब्जेक्ट के केस में, वो मिल रहा है 3.5 किलोमीटर, और ये कह रहा है कि यू स्क्वायर अपॉन जी का मान कितना होना चाहिए, 5 किलोमीटर। तो ये पूछा क्या ये इसको भेज सकेगा, तो नहीं भाई, मैं इससे मैक्सिमम, इस तोब से कह लीजिए
मैक्सिमम कितनी दूरी पर भेज सकता हूं, तो मैक्सिमम मैं भेज सकता हूं 3.4 किलोमीटर। मतलब इसका जो प्रोजेक्शन है, देखिए इसको मैंने क्या किया, इसको अलग प्रोजेक्ट किया मैंने। अब इसको, इस तोप को अब यहां पे प्रोजेक्ट कर दिया, 45 डिग्री पे मुझे करना है प्रोजेक्ट। तो मैं कहता हूं कि भैया अब मैंने इसको यहां पे प्रोजेक्ट कर दिया, यहां से मैंने अब गोली छोड़ी, यानी ये जो है अब कितने डिग्री का कोण बन गया, ये 45 डिग्री। अब कह रहा हूं कि यहां से जब मैं गोली छोड़ूंगा तो ये जाकर के यहां पे गिरेगा। थोड़ा और दूर बनाता हूं, ये पहले 3 किलोमीटर था, अब यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, ये 3.4 किलोमीटर। और ये कह रहे हैं कि टारगेट जो है मेरा वो 5 किलोमीटर पे है, मतलब टारगेट यहां कहीं पर है, यहां कहीं पे अपना टारगेट है। क्या इस टारगेट को हिट कर पाएगा, तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं कर पाएगा। ये 3.4 किलोमीटर के आगे जा ही नहीं सकता, क्योंकि अधिकतम क्षैतिज परास 45 डिग्री पे मिलता है। मैंने 45 डिग्री पर निकाल के देख लिया, कितना मिला, 3.4 किलोमीटर अधिकतम। इससे ज्यादा दूरी नहीं भेज सकता। इससे 45 डिग्री से और ऊपर अगर इस तोप को कीजिएगा तो ऐसे गिरने लगेगा और दूरी घट जाएगी, दूर नहीं जाएगा। मैंने अगर बंदूक को और ऊपर ऐसा करके थ्रो करें, फायर करें, तो भैया क्या होगा, और पास में ही गिरने लग जाएगा। अर्थात ये क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी। हमने क्या किया, यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू हमने कंपेयर कर ली। यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू इनके कहे अनुसार होना चाहिए था कितना, तो इनके कहे अनुसार होना चाहिए था हमारा भैया कितना, 5 किलोमीटर, लेकिन मेरा कितना रहा, 3.4 किलोमीटर। तो मतलब समझ में आ गया कि 3.4 किलोमीटर आ रहा है, अर्थात मैं 5 किलोमीटर तक भेज ही नहीं सकता हूं, खत्म। चाहे तो भैया स्क्रीनशॉट रख लीजिए, क्योंकि मैं अपने अगले क्वेश्चन पे आने वाला हूं। अगला भी मजेदार क्वेश्चन है भाई, देखिए, चलिए मैं हटाता हूं उसको, अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30 पे। कोई लड़ाकू जहाज है ना, 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर 720 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 36 दिशा में उड़ रहा है। अच्छा, लड़ाकू जहाज है और ये क्या है भाई, तो देखिए जैसे मान लेता हूं, मैं कह देता हूं कि ये है पॉइंट ए, यहां से है ना, ये 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, चलो ठीक है, यहां के बेस बनाते हैं। ये पूरी हाइट कितनी है भाई, तो ये हाइट है 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर ऊपर ये उड़ रहा है और 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 36 दिशा में उड़ रहा है, ठीक है। तो एक वायुयान भेदी तोप से, तोप के ठीक ऊपर से गुजरता है, ऊर्ध्वाधर से तोप की नाल की क्या कोण होगी जिससे कि 600 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दागा गया गोला वायुयान पर वार कर सके। मतलब क्या है, ऐसा कुछ कह रहे, वही तोप, इसका सेंटर पॉइंट से बना तो ये हो गया तोप। अब यहां से हमको क्या करना भैया, तो यहां से हमको एक गोली दागनी है, ठीक है, यहां से क्या करना है, एक गोली दागनी है। चलो, ये हमारा तोप है, यहां से हमको एक गोली दागनी है और गोली का जो प्रारंभिक वेग है, गोली का जो प्रारंभिक वेग है, ठीक है ना, वो 600 मीटर प्रति सेकंड की। तो यहां से जो गोली दागी जाएगी वो तो ऐसी दागी जाएगी भाई, ठीक है। इसको मैं कह लेता हूं वी, किसको, गोली का जो वेग है उसको वी कह लेता हूं, चलेगा, कोई तकलीफ नहीं। और ये जो है, ये यहां पे ये वायुयान ऐसा उड़ता हुआ आ रहा है, अर्थात ये किसी क्षण पे ऐसा होना चाहिए कि यहां जाकर के टकराए, यही होगा ना। ये गोली आ रही है, ये जो है यहां से गोली आ रही है, और ये कौन है भैया, ये वायुयान चल रहा है। एक काम करो, इसके लिए भी एक डायग्राम बना लेते हैं। वायुयान कैसा बनेगा, चलो ठीक है, हमारा ऐसा कुछ बन गया। ये तो उल्टा दिख रहा है, सीधा बनाता हूं, सीधा सीधा। ये सुभान अल्लाह ड्राइंग है ना चलो अच्छी बात। ये हो गया भैया, ये वायुयान है मेरा, ठीक है। खिड़की बनाता हूँ, लो 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 भैया, ये खिड़की है, अच्छा बढ़िया बन गया यार, है ना। इधर भी कुछ कुछ छोड़ो, क्या समझे बस ये कि भैया यहां से ये जो है ये इधर की तरफ चल के जा रहा है और यहां से मैंने गोली फायर कर दी। तो भैया एक बात समझिए, ये कोई एक म्यूचुअल टाइम यहां पर जाकर के क्या होगा, ये यहां पहुंचे और यहां से जाकर के क्या कर दे, तो भैया ऐसा होने के लिए क्या होना चाहिए, होना ये चाहिए कि ये कह रहा है 1.5 किलोमीटर ऊपर ये चल रहा है और 720 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चल रहा है। इसको यू कह लेते, इसके वेलोसिटी को वी कह लेते, कोई तकलीफ नहीं होगी। चलिए, तो अब मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि भैया ये दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करे, कब हो सकता है, तो मैं ऐसा कहता हूं, देखिए यदि ये कब होगा, यदि वायुयान
ठीक है, वायुयान के द्वारा तय की गई दूरी बराबर हो जाए, ये वायुयान ने ये तय की दूरी है ना, ये इसको नेमिंग किया था ना, वो कर लेता हूं, ये ए है और ये बी, तय की गई दूरी कितना है, ए बी, ये बराबर हो जाए किसके, इसको ओ कह लूं, ये यहां से जो गोली चला रहे इसको ओ कह दे रहे, ये बराबर हो जाए गोली के क्षैतिज विस्थापन के, यानी क्षैतिज परास लिख लेता हूं, छोड़िए, क्षैतिज परास या क्षैतिज विस्थापन कुछ भी कर सकते हैं, मतलब ये क्षैतिज रूप में जितना ये गोली चले और ये जो है ना, ये वायुयान, इन दोनों की पॉइंट ऑफ एक्शन कैसा हो जाना चाहिए, सेम। अब देखिए क्या होगा यहां पे, तो यहां पर, यहां से देखिए ये गोली V से इधर चली गई तो भैया इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा V cos थीटा और एक ये ऊपर की तरफ मिलेगा, वो मिलेगा V sin थीटा। अब भाई हॉरिजॉन्टल कौन है, V cos थीटा, क्षैतिज कौन है, V cos थीटा, और समय कितना होना चाहिए, तो समय ही तो है जो म्यूचुअल होना चाहिए, टाइमिंग बिल्कुल म्यूचुअल होनी चाहिए भाई, टाइम दोनों का मैच करना चाहिए तभी टकराएगा, नहीं तो पता चले एरोप्लेन में जो ऊपर वायुयान चल रहा है वो पहले निकल के गोली बाद में जा रही है तो कुछ नहीं होगा भैया। टाइम ऑफ कांटेक्ट मतलब टाइम सेम होना चाहिए, अर्थात मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि भाई ये जो आया मुझे ये यूटी कह लूं, इसको मैंने क्या दिया था नाम, यू दिया था वायुयान को, तो यू वेग से चल रहा है और टी टाइम चाहिए, बराबर किसके हो जाएगा, तो मैं कहता हूं ये हो जाएगा V cos थीटा के बराबर, क्षैतिज तो ही चल रहा है V cos थीटा इनटू टी, ये क्या लिख रहे हैं, तो भैया आपने पढ़ा है ना, ये वेग बराबर विस्थापन बटा में समय, मैं कहता हूं विस्थापन बराबर क्या होगा, तो ये होगा वेग गुणे समय। अब वायुयान के लिए बात कर रहा था तो यूटी, अगर मैं बात कर रहा हूं गोली के लिए तो भैया V cos थीटा इनटू टाइम्स ऑफ टी, कोई दिक्कत, ये V cos थीटा क्षैतिज वेग V cos थीटा है और टाइम t कॉमन लगना चाहिए। आइए हो गई बात खत्म, यहीं पे क्या कर दूं मैं, तो भैया यू टी से टी तो कैंसिल हो गया है ना, आपको क्या मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा आपको cos थीटा इज इक्वल टू यू अपॉन बी। टारगेट क्या था, टारगेट यही था ना कि मुझे यहां पे कोण निकाल देना था, ये अगर मैं निकालने में कामयाब हो गया, यहां पर ये कौन, ये कोण, अगर मैं यहां पर ये थीटा निकालने में कामयाब हो गया तो पता चल गया भाई, यही तो कहना है। तो देखिए u की वैल्यू कितनी भाई, u की वैल्यू 720 किलोमीटर प्रति घंटा, अच्छा, और ये 600 मीटर प्रति सेकंड। एक काम करना पड़ेगा भाई, क्या आपके पास u की वैल्यू जो गिवन है वो 720 किलोमीटर प्रति घंटा गिवन है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कीजिए तो क्या कर देंगे, 5/18 से गुणा कर दूं, आप बोलोगे कैसे, अपने मर्जी से 5/18 से गुणा करो, भैया देखो ना ये किलोमीटर है ना, किलोमीटर का मतलब क्या, 1000 मीटर, और अपन में आवर्स को करेंगे तो 60 इंटू 60 सेकेंड्स, दोनों जीरो से दोनों कटा दीजिए, 2 से काटिए तो ये 5 बार में और ये 3 बार में, ये देखिए 5/6 18, भाई ये बहुत बार सिखा चुका, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए 5/18 से गुणा, 18 से कितने बार में भाई, तो 4 दूनी 36, 18 से मेरे हिसाब से ये 72, 4 बार में 40 है ना, और ये कितना हो जाएगा, 5 के 20, ठीक, क्या लिख गया, 5 के 20 भाई 200, ये है 200 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना, ये 200 मीटर प्रति सेकंड, और v की वैल्यू आपको तो पता ही है, ये 600 मीटर प्रति सेकंड, ये तो गिवन ही है, इसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं, 600 मीटर प्रति सेकंड सीधे सीधे दिया। तो यहाँ पे cos थीटा बताइए, u की वैल्यू कितनी बोल रहा हूं मैं, u की वैल्यू मैंने बोल दी 200, v की वैल्यू मैंने बोल दी 600, कितना आ गया भाई, 1/3, कितना है 1/3, 1/3 मतलब थीटा का जो मान आया, ठीक है, थीटा का मान जो आया वो आ गया भैया 70 डिग्री 30 मिनट के करीब करीब। अगर हम इसी चीज को चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ऊर्ध्वाधर से 19 डिग्री 30, ये इधर चला गया तो मतलब 19 डिग्री 30 मिनट ऊर्ध्वाधर, मतलब क्या समझ रहे हैं भैया, ये जो है ना, जब यहां पे हेलीकॉप्टर आया था, ध्यान से देखिएगा, ये हेलीकॉप्टर जब यहां आ गया तो मैंने ये अपना तो बिल्कुल इसी के सामने रखा था, लेकिन अगर मैं इसी की लाइन में फायर कर दूंगा तो हेलीकॉप्टर आगे चला जाएगा, बाद में गोली आएगी। देखिए
तोप बिल्कुल इस तरीके से वर्टिकल पोजीशन में है और यहां पे मैंने जो बनाया था अपना हेलीकॉप्टर, यहां पर वो हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। अब जब इसको यहां पे देखा, इसको जब यहां पर देखा गया, अब इसी समय ये क्या करे, अपने यहां से गोली छोड़ दे, तो तब तक क्या होगा, तब तक तो हेलीकॉप्टर यहां से उठ करके इधर आगे की तरफ आके बढ़ चुकी होगी। हेलीकॉप्टर तो इधर आ गई भाई, अब तो ये गोली जाकर के बाहर निकल जाएगा। मतलब मुझे तोप को क्या करना होगा, तोप को जब मैंने हेलीकॉप्टर को देखा इस लोकेशन पे, तभी मुझे अपने तोप को क्या करना होगा, एडजस्ट करना होगा। तो मैंने इस तोप की जो लोकेशन पहले ये दिख रही थी, इसको बदल के मैंने ये लोकेशन कर दी। ये लोकेशन ऊर्ध्वाधर से कितने डिग्री का, 19 डिग्री का मैंने यहां से एंगल बनाया। ये कितने का, 19 डिग्री का, और मैंने फायर कर दिया। तो तब तक ये भी चलेगी और ये भी चलेगी, जाकर टकरा जाएंगे। 19 डिग्री क्यों बनाया था भाई, 19 डिग्री इसलिए क्योंकि अगर यहां फायर करते तो ये भैया बाहर निकल जाती, उसके पहले हेलीकॉप्टर आगे चली जाती। तो मुझे प्रोजेक्ट करना होगा कि हेलीकॉप्टर जैसे जैसे आगे जाएगी, मैंने भी अपनी गोली को छोड़ा है, ये जाकर के यहां पे टकरा जाएंगे। तो ये रहा 19 डिग्री कहां से, ऊर्ध्वाधर से। और धरातल से अगर बात करेंगे, मतलब ये वाले थीटा की बात करें, तो ये थीटा है मेरा 70 डिग्री 30 मिनट। ये 70 डिग्री 30 मिनट है, ठीक है। तो मुझे 70 डिग्री 30 मिनट नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था कि ये वाला कोण कितना होगा, ये ऊपर से कितना इधर की तरफ लाए, तो ये 19 डिग्री 30 मिनट, ठीक। अब एक पॉइंट और है, अब कह रहे हैं कि ये तो चलो भैया आपने है ना वो जहाज को उड़ा दिया गोली से, लेकिन कह रहे हैं अगर मान लीजिए उसको जहाज को है ना आपकी गोली से बचना होता, अगर उसको बचना होता तो क्या करना पड़ता। तो भैया बचना होता, इसका मतलब ये होता है कि मैं ये निकाल लूं कि ये जो तोप से गोली जो छोड़ा जाएगा उसका अधिकतम ऊंचाई क्या होगा, ये जो गोली जो छोड़ी जा रही है इसकी अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, है ना। देखिए यहां से गोली छोड़ा, ये अगर मान लीजिए यहां पे मुझे पता चल गया भैया इसकी अधिकतम ऊंचाई, अगर यहां पे मुझे इसकी अधिकतम ऊंचाई पता चल गई तो मैं हेलीकॉप्टर को इसके जस्ट ऊपर उड़ाते रहूंगा, बच जाऊंगा, ठीक है ना। जस्ट इसके ऊपर उड़ाते रहेंगे और हम बच जाएंगे। तो मतलब ऐसा कहना चाह रहा हूं कि मैं निकाल लूं क्या, इस प्रक्षेप्य का अधिकतम ऊंचाई। तो प्रक्षेप्य के अधिकतम ऊंचाई के लिए क्या होता है फॉर्मूला भाई, प्रक्षेप्य का अधिकतम ऊंचाई। अब प्रक्षेप्य की जगह अल्टीमेटली है कौन, तो यहां पर गोली है भाई, प्रक्षेप्य की जगह अल्टीमेटली कौन है, गोली है। होगा क्या, तो v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में g, ये होता है हमारा फॉर्मूला किसका, एच मैक्स का। किसका फॉर्मूला होता है भाई, एच मैक्स का। अब क्या करें, तो यहां पर हम रख देते हैं जो वैल्यू है v की, इसी को भेजना है ना, हेलीकॉप्टर को तो भेजना नहीं, इसको भेजना है। तो v की वैल्यू कितनी है भाई, तो v की वैल्यू हमारी है 600। तो बस खत्म बात, क्या कर दें, 600 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा की अगर मैं बात करता हूं तो कितना निकला भैया साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा आपको देखिए मिला है यहां पे 19 डिग्री 30 मिनट अपॉन में जी की वैल्यू है 10, इन्होंने क्वेश्चन में कह दिया है 10 ले लीजिए। तो मुझे मिल गया यहां पर एच मैक्स, जो मैक्सिमम हाइट मुझे मिलेगी, ये मैक्सिमम हाइट कितनी हो गई, ये हो गई 16,000 मीटर, या अल्टीमेटली बात करूं तो ये हो गई मेरी 16 किलोमीटर। यानी ये हेलीकॉप्टर कितना, 16 किलोमीटर के ऊपर, 16 किलोमीटर के ऊपर अगर चलाता तो बच जाता। चला कितना रहा भाई, चला रहा 1.5 किलोमीटर, है ना, 1.5 किलोमीटर ऊंचाई पे, 1.5 किलोमीटर में नहीं भैया मार देगा, 1.5 क्या 15 किलोमीटर भी हो तो मार देगा। 16 किलोमीटर से ऊपर चलाई अपनी हेलीकॉप्टर को, तब जाकर के ये तोप जो है कुछ नहीं कर सकता। कितना, 16 किलोमीटर जब ऊपर आप चलाएंगे तो ये तोप आपका मतलब हेलीकॉप्टर का कुछ भी नहीं कर सकता। चलिए चाहे तो भैया स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 31 पे, ठीक है। 31 क्वेश्चन को देखते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है एक साइकिल सवार है जो 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चला रहा है। जैसे वह सड़क पर 80 मीटर की त्रिज्या के वृत्तीय मोड़ पर पहुंचता है, वह ब्रेक लगाता है और अपनी चाल को 0.5 मीटर पर सेकेंड की एक समान दर से कम कर लेता है। वृत्तीय मोड़ पर साइकिल सवार के नेट त्वरण और परिणाम और उसकी दिशा निकालिए। ठीक है भाई, ट्राई कीजिए, फिर मैं इसको एक बार ट्राई करता हूं। ट्राई का मैं सॉल्व कराता हूं। तो इसमें करना क्या है भाई, इसमें बहुत ही सिंपल सी बात है। यहां पे एक साइकिल सवार है जो 27 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, चलने दीजिए। अब क्या हुआ, 80 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय मोड़ पे पहुंच गया। तो मैं ऐसा बनाता हूं, जरा देखिए, मान लीजिए वो ऐसा
80 मीटर का एक वृत्तीय मोड़ लेता है, ठीक है, ये 80 मीटर त्रिज्या इसकी, ये मान लेता हूं ये कितना हो गया, ये 80 मीटर त्रिज्या का एक वृत्तीय मोड़, ठीक है। तो वो ब्रेक लगाता और अपनी चाल को 5 मीटर प्रति सेकंड की एक समान दर से कम करता। अच्छा एक बात बताइए, जब ये वृत्ताकार मोड़ पे मुड़ रहा होगा तब इसके पास दो काम हो रहे होंगे, यही इतने से सवाल के लिए पूछा गया आपसे। ये चल तो इधर की तरफ रहा था, लेकिन इसमें क्या होने लग गया भाई, इसमें होने लग गया मंदन। अब कितने से, तो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड जो इसमें मंदन हो रहा है वो कितने से हो रहा है, 5 मीटर। तो मैं कह देता हूं कि भैया ये AT नाम दे दूं, टाइम के साथ में जो काम हो रहा है, टेंजेंशियली कह लेता हूं ये। और इस पे एक और त्वरण काम होगा, वो क्या होगा, अभिकेंद्रीय त्वरण, AC लिख लेता हूं, यहां पे मैं लिख भी देता हूं, AC का मतलब क्या, अभिकेंद्रीय त्वरण। और AT जो लिखा है ये इसके टेंजेंशियल जो जा रहा है ना, तो इसको मैं कह देता हूं भाई ये मेरा अरेखीय त्वरण है। अब ठीक होगा। अब एक बात समझिए, जब इन दोनों त्वरण की मैं बात करता हूं, जब मैं इन दोनों त्वरण की बात करता हूं, तो अब बताइए एक ही साइकिल सवार पर दो डायरेक्शन में त्वरण लग रहा है, तो क्या इधर जाएगा कि इधर, तो पता लगा ना इधर एक नए डायरेक्शन में जाएगा, मतलब एक्सीलरेशन यहां पर हो रहा है उसका। ऐसे ही कहना ना, एक समान दर करता है, तो वृत्तीय मोड़ पर साइकिल सवार के नेट त्वरण बताइए, रहा नेट त्वरण A, ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा। तो ये सबसे पहले तो काम ये करना है कि मुझे AC निकालना है। तो दिया क्या है, तो मुझे दिया है साइकिल सवार की गति 27 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 27 किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज तो करना पड़ेगा भाई मीटर प्रति सेकंड में। अभी आपको सिखाया 5/18 से गुणा कर दीजिए। 5/18 से जब आप गुणा करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा करीब 7.5 मीटर पर सेकेंड। इसको डिवाइड कीजिए 7.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि 18 दूनी 36 होता है ना, 1.5 टाइम्स में ये डिवाइड हो सकता, ठीक है। अब क्या काम करना है भाई, तो आपको दिया गया है कि वह ब्रेक लगाता और अपनी चाल को मंदन कर रहा है, मतलब A की वैल्यू जो दी गई है AT बेसिकली ये -0.5 मीटर पर सेकेंड दी है। माइनस में क्यों, क्योंकि यह मंदन हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर जब मुझे फाइनल वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालूंगा भाई, तो मैं कहता हूं कि यहां पर जो मुझे AC मिलेगा, जो अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण होता भैया v² है ना, v² क्या करूं, v² का मतलब कितना दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है 7.5 का स्क्वायर अपॉन में r यहां पर गिवन था, ये भी लिख लेता हूं, r यहां पर गिवन है 80 मीटर अपॉन में 80। जब इसको मैं कैलकुलेट करूं 7.5 इंटू 7.5 तो ये अप्रोक्सीमेटली मुझे 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। ये क्या मिला मुझे, ये मिला मुझे जो इसके अभिकेंद्रीय त्वरण है वो कितना, 0.7। अब आपको क्या दिख रहा है भाई, ना तो ये AC की तरफ ना AT की तरफ, एक नई ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो उसकी दिशा भी निकालनी पड़ेगी और उसका मैग्नीट्यूड भी, ठीक है। तो पहले तो हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो A इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, तो A इक्वल्स टू आप लिखते हैं √ ऑफ AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, यही होता है ना, ये दोनों 90 डिग्री पे चल रहा है, तो AC का स्क्वायर और AT का स्क्वायर। आपको अगर मन करे तो ये ध्यान कर लीजिए भाई, हमने दो वेक्टर्स के एडिशन के लिए हमने यही बात पढ़ी थी क्या, अगर मेरे पास ये A वेक्टर है, ये मेरे पास B वेक्टर है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर R वेक्टर होगा ये होता है √ ऑफ A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। यहां पर क्या हो रहा है, तो cos थीटा का ये जो मान है ये कितना है, ये 90 डिग्री, तो cos 90 कितना होता है भैया, cos 90 होता है 0। तो क्या बचा, R वेक्टर इज इक्वल्स टू √ ऑफ A² प्लस B², यही तो लिख रहा हूं, √ ऑफ AC² प्लस AT²। AC² की वैल्यू अभी निकाली हमने, √ ऑफ 0.7 का स्क्वायर प्लस AT², ये तो गिवन है कितना, -0.5 का स्क्वायर। अब यहां माइनस से क्या ही फर्क पड़ता भैया, स्क्वायरिंग करनी है, मैग्नीट्यूड निकाला तो माइनस तो खत्म ही हो गया। क्या हो गया, तो देखिए A इक्वल्स टू फाइनली मुझे जो मिल जाएगा, ये मिल गया 0.86 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरीके से अभी अपने को क्या निकालनी है, दिशा,
मतलब नेट त्वरण की दिशा। तो नेट त्वरण की जब आपको दिशा बतानी है, मतलब tan थीटा बताना है, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है भैया, ये होता है y अपॉन एक्स नॉर्मल। तो मतलब ये हो जाएगा यहां पर AC अपॉन में AT। AC की वैल्यू आपको पता ही है कितना, AC की वैल्यू अभी आपने को निकाली हमने, ये रही 0.7 और AT की वैल्यू मुझे पता ही है कितना है भैया 0.5। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो tan थीटा इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा आपका 1.5, मतलब थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1.5। ठीक है, जिसका मान कितना होता है भाई, तो ये तकरीबन आपको 54 डिग्री 27 मिनट के आसपास का मिलेगा। 54 डिग्री 27 मिनट। ठीक है, 54 डिग्री 27 मिनट के कोण पर यह झुका हुआ आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, ये जो कोण मिला, साइक्लिस्ट तो इधर ही चल रहा था ना, तो यही है ना इसका आधार AT। तो ये जो थीटा मिलेगा, ये जो कोण मिलेगा जो झुका हुआ, क्योंकि साइक्लिस्ट इधर मुड़ रहा है, ऐसे साइक्लिस्ट ऐसे मुड़ रहा है, तो ये इसको मिल जाएगा 54 डिग्री पे ये मुड़ा हुआ मिलेगा इसका त्वरण, और होगा कितना, तो 0.86 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से मुड़ेगा। ठीक, चलिए, आई होप कि ये बात क्लियर होगी। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए किसी प्रक्षेप्य को एक्स अक्ष तथा उसके वेग के बीच कोण को समय के फलन के रूप में निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। कह रहे हैं समय के फलन मतलब क्या, थीटा टाइम्स ऑफ टी, मतलब थीटा ऑफ टी अगर लिखना चाहूं तो यही समीकरण बनेगी क्या, किसके लिए, सिद्ध कीजिए किसी प्रक्षेप्य को एक्स अक्ष तथा यह हो गया हमारा प्रक्षेप, ये क्या है, ये है मेरा प्रक्षेप। अब यहां पे मैंने क्या किया है, यहां से मैंने किसी चीज को थ्रो कर रखा है, तो इस संदर्भ में मुझे बताना है, इसको Vx मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, ये इस संदर्भ में मुझे इसको एक्सप्लेन करना, क्या करूं मैं, तो देखिए नॉर्मल सी बात है, मैं सबसे पहले तो इसके लिए मान लेता हूं एक r वेक्टर। ठीक है, विस्थापन सदिश एक मान लेता हूं, मैं इसे लिख भी देता हूं, माना विस्थापन सदिश कितना भाई, तो विस्थापन सदिश का मतलब मैं कह लेता हूं ऐसा, आर टी वैक्टर लिख लेता हूं, ऐसा टाइम के रिस्पेक्ट में करना तो आर टी वैक्टर क्या हो जाएगा भाई, तो ये होता है हमारा वी नॉट टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, वी नॉट टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। अब चूंकि जी टी जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है, तो माइनस ऑफ जी टी लिख लो सीधे, कोई चीज ऊपर फेंकेंगे तो जी किधर लगेगा, उस पर हमेशा नीचे, तो माइनस ऑफ जी टी स्क्वायर लिख लेता हूं। अब ये अगर मुझे मिला तो मैं कुछ और भी काम कर सकता हूं उसमें, क्या कर सकता हूं भाई, ये वी नॉट जो अपने को दिख रहा है इसको दो पार्ट में मैं लिखता हूं, वेलोसिटी जो होगी वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में ही चल रही होगी, तो मैं ऐसा लिख लेता हूं वी नॉट एक्स प्लस वी नॉट वाई। ठीक है, वी नॉट एक्स प्लस वी नॉट वाई टाइम्स ऑफ टी, ठीक, माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, ये मिल गया मेरे को आर टी। एक काम करिए, ये तो वेग के बारे में बात कर रहा है, तो एक काम करता हूं मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं, वेग के लिए क्या करना पड़ता है भाई, तो वेग के लिए करना होता है डी आर अपॉन में डी टी। एक बार समय के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, या मैं कहूं विस्थापन को समय से विभाजित कर दीजिए, मिल जाएगा। तो इसको कीजिए डी आर टाइम्स ऑफ टी अपॉन डी टी विच इज इक्वल्स टू, इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो मुझे क्या मिलेगा भाई, तो एक बात देखिए, जब मैंने इसको प्रक्षेपित किया है, ठीक है, किसी कोण पे, तो इस जगह पे यह समझा जाता है ax की वैल्यू जो है वो 0 है, और जो vx की भी वैल्यू होगी वो कैसी होगी, 0। v नॉट लिखने का मतलब क्या है, u प्रारंभिक वेग, v नॉट लिखने का मतलब है प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग भी 0 होता है और ax भी, ये भी 0 होगा। तो मतलब यहां पे समझ में आ जाता है कि ये तो खत्म हो गया, ये क्या बचा, v नॉट t, क्या बचा, v नॉट टाइम्स ऑफ t
तो इसका इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ बचेगा वी नॉट, क्या बचेगा, वी नॉट वाई, ये तो 0 हो गया, इसका t के रिस्पेक्ट में तो t का तो 1 हो गया, तो क्या बचा, वी नॉट वाई माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर दिख रहा है, हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर का अगर आप करेंगे तो कितना निकलेगा भैया, तो 1/2 टाइम्स ऑफ जी, तो यही रह गया, ऊपर से आया 2t हो गया, ये टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2t, अब यहां से 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो अल्टीमेटली क्या मिला आपको, वी नॉट वाई माइनस जी टी, क्या मिला, वी नॉट वाई माइनस जी टी, ये किसकी वैल्यू मिल रही है, तो ये वैल्यू मुझे मिल रही है यहां पर dr अपॉन dt, मतलब ये मुझे मिल रहा है बेसिकली dr वेक्टर t अपॉन dt की वैल्यू, यानी ये वैल्यू मुझे मिल रही है वेग की। अब यहां से मुझे एक बात समझ में आता है कि इसके दोनों कंपोनेंट्स, मतलब x के मान ये किसके लिए मिल गया, ये मुझे y के लिए मिल गया, और x के लिए करेंगे तो क्या मिलेगा, vx, ठीक है ना। आप चाहें तो इसमें और भी थोड़ा सा काम कर सकते हैं, क्या कर सकते थे भाई, मैं एक और छोटा सा काम कर देता हूं, देखिए इसमें मैं आई कैप पकड़ा देता हूं, इसको मैं जे कैप लिख देता हूं, इसमें भी ये भी अल्टीमेटली किसका कैप होगा, ये जे कैप हो गया, तो इसको मैं हटाता हूं। अब मैं काम कर देता हूं, ये जो मुझे यहां पर फाइनली जो रिजल्टेंट्स मिल रहा है, इसको दोबारा से मैं लिख देता हूं आपके लिए। देखिए इसको आई कैप वाले करेंगे, ये क्या मिल गया, वी नॉट एक्स टी तो खत्म हो चुका है, आई कैप प्लस वी नॉट वाई जे कैप, और यहां पे मिला है कितना भाई, हाफ माइनस ऊपर से उतना है 2g t, इसका जब करेंगे 2 नीचे आ जाता है, ये मिलता है ना, जे कैप को जे कैप ही छोड़ता हूं मैं, जे कैप आई कैप छोड़ दिया था, तो मैं इसको और लगाता हूं ताकि आसान हो जाए, ये 2 से 2 खत्म हो गया, आई आई एक साथ, जे जे एक साथ, तो ये वी नॉट एक्स आई कैप क्या मिलेगा, वी नॉट, ये बड़ा हो रहा है भैया, ये यहीं पे आएगा है ना, ये सफिक्स में ही है भाई, तो वी नॉट एक्स आई कैप, तो यहां पे ये लिख लो वी नॉट एक्स आई कैप, ये एक्स का कंपोनेंट हो गया, प्लस इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, वी नॉट वाई माइनस जी टी जे कैप, ये देखिए 2 से 2 खत्म हो चुका है, वी नॉट वाई और ये जीटी दोनों जे कैप थे, तो जे कैप को बाहर कॉमन कर लिया, इसको जब आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो आपको यहां पर दिख रहा है एक्स का कंपोनेंट, एक्स के अनुदिश आपको क्या दिख रहा है भाई, एक्स के अनुदिश देखिए आपको क्या दिख रहा है, मतलब आपको वीएक्स क्या दिख रहा है, वीएक्स दिख रहा है आपको वी नॉट एक्स, और y के अनुदिश अगर मैं कहूं मतलब वी वाई आपको क्या दिख रहा है, तो वी वाई ये पूरी टर्म दिख रही है ना, वी नॉट वाई माइनस जी टी, क्योंकि ये जो दिख रहा है आपको एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है, आई कैप लिखा मतलब एक्स एक्सिस का, जे कैप लिखा मतलब वाई एक्सिस का, अब ये दोनों चीज मिल गए तो मुझे निकालना है टेन थीटा, क्या निकालना है टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू, यही आपको सिखाया ना भाई, वी वाई अपॉन वी एक्स, वाई एक्स अपॉन एक्स एक्सिस, यही सिखाया आपको, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस की वैल्यू बताइए, वी नॉट वाई सफिक्स में भाई, वी नॉट वाई माइनस जी टी अपॉन वी एक्स की वैल्यू कितनी निकाली यहां से, वी नॉट एक्स, मतलब थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, टैन इनवर्स ऑफ वी नॉट वाई माइनस जी टी अपॉन वी नॉट एक्स, यही प्रूफ करना था क्या, देखिए थीटा, अच्छा थीटा टाइम्स ऑफ टी और लिख दूं मैं आपके लिए, थीटा टाइम्स ऑफ टी, थीटा टाइम्स ऑफ टी लिखने का मतलब ये पूरा फंक्शन टाइम रिस्पेक्ट है, ये टाइम के रिस्पेक्ट में, वी डी टी आपको दिख रहा है, तो मतलब थीटा टाइम्स ऑफ टी इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ वी नॉट वाई माइनस जी टी अपॉन वी नॉट एक्स, वी नॉट वाई माइनस जी टी अपॉन वी नॉट एक्स, कोई दिक्कत परेशानी आई होप नहीं होना चाहिए। क्या किया मैंने इसके लिए, सबसे सिंपल काम था भैया, एक आरटी मतलब एक मैंने वेक्टर ट्रीट किया, उस वेक्टर को मैंने मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट, आई को एक जगह रखा, जे जे को एक साथ ले गया, बस उठा करके रख दिया, ठीक। चलिए अब इसके बी पोर्शन पे आते, चाहे तो आप इसके स्क्रीनशॉट रखिए और एक बार ट्राई कीजिए, बनेगा भाई बहुत आराम से, मैंने जरूर यहां पे आपको डायरेक्टली सॉल्व कर दिया है, आप चाहे तो एक एक टर्म को डिफरेंशिएट करके देखिए सेम आएगा। चलिए बी पोर्शन पे आता हूं मैं, अगला पोर्शन है जो मेरा बी पोर्शन, इस पे यहां कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु से फेंके गए प्रक्षेप्य के कोण का मान थीटा नॉट tan इनवर्स 4 अपॉन आर है, एच मतलब क्या भाई, तो यह है मैक्सिमम हाइट, इसका मतलब है मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई,
तो जब अधिकतम ऊंचाई के लिए बात कर रहे हैं तो भैया इसके लिए सिंपल सी बात है, आप तो सबसे पहले दोनों पॉइंट्स लिखें। ये दिख रहा है ना HM और R, तो पहले तो इन दोनों का रेशियो निकालो, तब तो मैं कुछ बात करूंगा। तो इन दोनों का रेशियो निकालते, तो सबसे पहले क्या लिख लूं अभी, मैं लिख लेता हूं इसके लिए अधिकतम ऊंचाई H मैक्स। H मैक्स का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है भैया, ये होता है U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2G, और जो R होता है ये कितना होता है, तो ये होता है U स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में G। क्या होता है, U स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में G। अब ये कह रहा है क्या, H मैक्स अपॉन में R निकालने को, तो कर दो, खत्म करो, मैं निकालता हूं H मैक्स अपॉन में R, क्या कर दो, H मैक्स अपॉन में R। तो H मैक्स अपॉन में R करने के लिए इसकी वैल्यू रखिए, ये क्या है, U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2G अपॉन 2G होल अपॉन कितना चला भाई, U स्क्वायर साइन 2, अच्छा साइन 2 थीटा का फॉर्म देख लीजिए, साइन 2 थीटा जो होता है ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में G, क्या मिल गया, U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में G, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो गया, इससे ये पूरे टर्म्स कैंसिल हो गए, और क्या बन जाएगा भाई, तो यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा U स्क्वायर से U स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये साइन स्क्वायर जो 2 थीटा जो देखने को मिल रहा है इसको आप कंपेयर कीजिए, सेम ही रख लेता हूं ना, जब इसको आप कंपेयर करेंगे तो आपको नॉर्मली यहां पर देखने को मिल जाएगा tan थीटा अपॉन में 4, क्या मिलेगा, tan थीटा अपॉन में 4। अब tan थीटा अपॉन में 4 मिल गया तो हमारा काम हो गया मेरे हिसाब से। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहां पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किसका, H मैक्स अपॉन में R इज इक्वल्स टू tan थीटा अपॉन में 4, इधर भेज दीजिए, tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना, 4 टाइम्स ऑफ H मैक्स अपॉन में R, थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिला, तो tan इनवर्स ऑफ 4H मैक्स अपॉन में R। अब आप चाहें तो इसको थीटा नॉट भी लिख सकते हैं, थीटा नॉट भी लगा सकते हैं, तो सेम वैल्यू मिली भाई, कोई दिक्कत परेशानी आई होप कि नहीं होनी चाहिए। आपको इन दोनों को कंपेयर करना और इस फॉर्म को ओपन कर दीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां तक की अगर बातें आपको समझ में आई है, मतलब जो हमें अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न दिए थे हमने उसको भी सॉल्व कर लिया भाई। यहां तक हमने हर एक छोटे बड़े क्वेश्चंस को देख लिया है, सारे कॉन्सेप्ट्स हमने देख लिए, सीख लिए हैं। अब क्या करना है भाई, तो इसी तरीके से आपको बाकी कोर्स कंटेंट के लिए क्या करना होता है, तो आप हमारे मैग्नेट ब्रेन्स पर आ सकते हैं, क्योंकि आप हैं ही यहीं पे, क्योंकि आप यहीं से अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो और कहां से हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं जैसे कि यूट्यूब से आप पढ़ रहे होंगे, होपफुली आप हमसे फेसबुक के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं भाई, ट्विटर, इसके साथ साथ टेलीग्राम, आप इन सभी चैनलों के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही आप हमें एक्सप्लोर कर सकते हैं हमारे अपने वेबसाइट से, जहां पर आपको क्या मिलता है भाई, तो आपको नॉर्मली जैसे ही magnetbrains.com आप डालते हैं अपने मोबाइल फोन में, अपने टैबलेट में, अपने लैपटॉप पे, अपने डेस्कटॉप पे, कुछ इस तरीके से आपको प्लेटफॉर्म दिखता है जहां पर ऑफर होती है कोर्सेज सीबीएसई इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम बोथ। मतलब अगर आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं, आप हिंदी मीडियम से हो, आप इंग्लिश मीडियम से हो, आप सीबीएसई से हो, आपके पूरे कोर्स कंटेंट यहां पर देखने को मिल जाता है भाई, क्योंकि सीबीएसई का यहां पर मतलब है एनसीईआरटी से, ये पूरी ही क्लासेस एनसीईआरटी बेस्ड हैं। साथ ही साथ अगर आप कोई एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं लाइक एनटीएससी ओलंपियाड, ठीक है, तो इसकी भी क्लासेस यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ अगर कोई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करे जैसे सीयूईटी, आईआईटी, जेईई, नीट, तो इसके लिए भी आपको घबराने परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैग्नेट ब्रेन्स के पास में इसका भी सॉल्यूशन है। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको इसके कोर्स कंटेंट देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप यूपी या बिहार बोर्ड से, तो आपके लिए तो एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट है, मतलब आपके बोर्ड के अकॉर्डिंगली पूरी प्लेलिस्ट अरेंज्ड है भाई। साथ ही साथ अगर आप इंग्लिश स्पोकन सीखना चाहते हैं, क्योंकि इंग्लिश देखिए आपके लिए बहुत कंपलसरी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज के तहत आती है, तो भैया ये सीखना भी जरूरी है, और इसमें भी मैग्नेट ब्रेन्स आपके साथ है। मतलब स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस, इसके साथ ही साथ अगर आप कोई जॉब ओरिएंटेड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे बैंक, इंश्योरेंस, आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी, सीआईआईबी, जेएआईआईबी, इनकी भी क्लासेस यहां पर अवेलेबल है। और कैसे, यहां पर कोई बाय नाउ का ऑप्शन नहीं आता, यहां पर कोई कूपन कोड नहीं आता भाई, 100% फ्री, 100% फ्री,
और वो भी कैसा भाई, तो एक हाई क्वालिटी एजुकेशन। मतलब मैग्नेट ब्रेन्स कमिटेड है आपके लिए एक हाई क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए। इतने सारे डिनोमिनेशन आपने देख लिए, तो अभी के लिए क्या करेंगे भाई, सिंपल सा काम है ना, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, क्योंकि यहीं पर सब कुछ आने वाला है आपके लिए। एंड इसको फटाफट अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनको भी तो बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आता है फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 7 to 12th, क्वालिटी कंटेंट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं इस चैप्टर के और भी बहुत सारे सेगमेंट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।